एक लंबी प्रतीक्षा, कानूनी लड़ाई और राजनीतिक संघर्षों के बाद आज 22 जनवरी को रामलला अपने जन्मस्थान अयोध्या में विराजित हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 को अभिजीत मुहूर्त में की गई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र में हुई प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे कई राजनेता मौजूद रहे। कहा जाता है कि जो देश अपनी संस्कृति को बचाए रखता है वो देश बचा रहता है। राम भारत की संस्कृति का ही एक ऐसा अंग है। राम भारत को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक राम अपने वनवास के दौरान वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के वन मार्गों से गुजरे थे। राम भारत की लोक गाथाओं में बसे हैं। लोग उनकी कथा को सुनकर अपने मुश्किल वक्त में प्रेरणा लेते हैं। राम बुराई पर अच्छाई का प्रतीक हैं। वे त्याग की नैतिकता की प्रतिमूर्ति हैं। राजतिलक के वक्त पिता के वचन के लिए गृह त्याग करने वाले राम भारत के हर पिता के लिए पुत्रवत हैं। राम वो नायक हैं जिनका शत्रु भी उनके हाथों मृत्यु के बाद उन्हीं का नाम लेते हुए प्राण त्याग देता है। राम युद्ध के वो योद्धा हैं जो क्षमता होने के बावजूद समुद्र से प्रार्थना करना चुनते हैं। राम सांसारिक जीवन के हर मोर्चे पर काम आते हैं। इसलिए भारतीय परिवेश में राम का दैवीय चरित्र ही नहीं बल्कि मानवीय चरित्र लोकप्रिय है। अयोध्या राम की जन्मभूमि है। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या की प्राचीनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अयोध्या का वर्णन पुराणों और वेदों में भी है। अथर्ववेद में अयोध्या को स्वर्ग के समान बताया गया है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक 7 पवित्र नगरों में अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका शामिल हैं। इन सप्तपुरियों में अयोध्या को पहला स्थान दिया गया है। इन 7 नगरों को मोक्षदायक बताया गया है। रामायण के मुताबिक अयोध्या को वैवस्वत मनु महाराज ने बसाया था। अयोध्या में राम मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है। उत्तर भारत में गुप्त काल के आखिरी दौर में नागर शैली उभरी थी। इसकी विशेषताओं की बात करें तो नागर मंदिर का मुख्य भवन एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता है। इस पर एक गर्भगृह बना होता है। गर्भगृह वह स्थान होता है जहां मंदिर के मुख्य देवता विराजमान होते हैं। जैसे आज राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में ही की गई है। गर्भगृह को मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। इसके ऊपर ही शिखर होता है जो कि नागर शैली का एक अहम पहलू है। नागर शैली के भीतर भी कई प्रकार होते हैं जैसे वल्लभी, भूमिजा, शेखरी, लैटिना और फमसाना। हमारे पेट के राइट साइड पर मौजूद लीवर हमारे शरीर का बहुत ज़रूरी अंग है। खाना पचाने से लेकर पित्त बनने जैसी ज़रूरी कामों को ये हमारे शरीर के अंदर करता है। इसे जिगर या यकृत जैसे नामों से भी जाना जाता है। विज्ञान के हिसाब से अगर शरीर के अंदर मौजूद लीवर का काम करना बंद कर दिया जाए तो इंसान की मौत हो जाती है। शरीर के इतने ज़रूरी अंग के खराब होने के पीछे कई वजहें होती हैं। इनमें में से एक है हेपेटाइटिस। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल वैक्सीन निर्माता इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने हेपेटाइटिस ए के लिए देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविश्योर को लॉन्च किया है। ये वैक्सीन हेपेटाइटिस ए से लड़ाई में भारत की तरफ से अहम कदम है। अभी तक हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन भारत द्वारा आयात की जा रही थी। हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर का इन्फ्लेमेशन। लीवर शरीर का अहम अंग है जो कि पोषक तत्वों को संसाधित करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और संक्रमण से बचाता है। ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल टॉक्सिन्स, कुछ दवाओं और कुछ मेडिकल कंडीशंस के चलते हेपेटाइटिस हो जाता है। आमतौर पर ये वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है। ये वायरस 5 तरह के होते हैं, A, B, C, D और E। इसमें हेपेटाइटिस A और B दोनों के लिए वैक्सीन्स मौजूद हैं, लेकिन C के लिए अभी मौजूद नहीं है। हेपेटाइटिस D के लिए भी वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन ये उन्हीं लोगों को होता है जो हेपेटाइटिस B से जूझ रहे होते हैं। हेपेटाइटिस D को डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 28 जुलाई 2018 को नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया था। यह वायरल हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन और कंट्रोल के मकसद से लाया गया था। SDG 3.3 में वायरल हेपेटाइटिस को साल 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है।
हाल ही में एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इदाते आयोग की रिपोर्ट को लागू करने पर जोर दिया है। अब सवाल है कि इदाते आयोग क्या है और एनएचआरसी इसे लागू करने पर क्यों जोर दे रहा है। दरअसल भारत में डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स पाई जाती हैं। इनको विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु भी कहते हैं। ये ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत जन्मजात अपराधी के रूप में नोटिफाइड किया गया था। इस अधिनियम को 1952 में स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा निरस्त घोषित कर दिया गया था। इसलिए इन समुदायों को डीनोटिफाइड कहा जाता है। ये समुदाय खानाबदोश होते हैं और इनका कोई भी स्थायी घर नहीं होता है। ये समुदाय समाज में सबसे कमजोर और वंचित होते हैं। इन्हीं ट्राइब्स के कल्याण के मकसद से इदाते आयोग गठित किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष भीखू रामजी इदाते थे। इसी आयोग ने डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए एक स्थायी कमीशन के गठन की सिफारिश की थी। इदाते आयोग ने हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1952 को निरस्त करने की सिफारिश की थी। आयोग ने इन समुदायों के लिए एक अलग अनुसूची बनाने की सिफारिश की थी ताकि ये समुदाय आरक्षण का और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। सिफारिश में यह भी कहा गया था कि अगर अलग अनुसूची बनाना संभव नहीं है तो SC, ST या OBC कैटेगरी के तहत ही इस समुदाय की सब कैटेगरी बना दी जानी चाहिए। आपने कोरल लीफ के बारे में तो सुना ही है, लेकिन आज हम आपसे डीप सी कोरल लीफ पर बात करने वाले हैं। वैज्ञानिकों ने US अटलांटिक कोस्ट के मीलों दूर अब तक ज्ञात सबसे बड़े डीप सी कोरल लीफ को मैप किया है। हम यहाँ बात कोरल लीफ की ही कर रहे हैं। बस डीप सी कोरल लीफ समुद्र के अंदर बहुत गहराई में पाई जाती है। वैज्ञानिकों को डीप सी कोरल लीफ के बारे में जानकारी लंबे वक्त से है, लेकिन अब तकनीकी ने इसे मैप करना संभव बनाया है। ये कोरल लीफ 200 से 1000 मीटर की गहराई तक पाई जाती हैं, जहां सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती। ये रीफ फ्लोरिडा से साउथ कैरोलिना तक 500 किलोमीटर के दायरे में विस्तारित हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये रीफ्स विभिन्न तरह की मछलियों, मसलन स्क्वाट फिश, शार्क, सी स्टार के लिए आवास मुहैया कराती हैं। गौरतलब है कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल कोरल लीफ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है। ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स के बारे में वैज्ञानिकों के पास ज्यादा जानकारी उपलब्ध है क्योंकि इन तक पहुंच आसान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी तो दुनिया के ओशन फ्लोर के केवल 25% ही मैपिंग की गई है। भविष्य में और बड़े आकार की डीप सी कोरल रीफ्स मिलने की संभावना है। ब्लैक कोरल रीफ्स DC कोरल्स का एक उदाहरण है। ब्लैक कोरल्स का एक समूह होता है जो कि एंटीपैथेरिया समूह से ताल्लुक रखते हैं। ब्लैक कोरल्स दुनिया भर में किसी भी गहराई पर पाए जा सकते हैं। साथ ही ये एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशंस भी नहीं होते हैं। इन्हें प्रकाश की जरूरत भी नहीं होती है, इसलिए गहरे पानी में सरवाइव कर पाते हैं। आपको बता दें कि कोरल्स ऐसे मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें स्पाइन नहीं होती। ये सिंगल सेल एल्गी जंजुथैले के साथ सिम्बायोटिक रिलेशंस में रहते हैं। भारत में कोरल्स गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप समूह और मालवान में पाए जाते हैं। पहला प्रश्न है, इदाते आयोग का संबंध है मौलिक अधिकारों से, पूजा स्थल अधिनियम से, जनजातियों से या फिर बैंकों के ट्विन बैलेंस शीट समस्या से? अगला प्रश्न है, ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्विटी की घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच या फिर एशियाई विकास बैंक? पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टीटो, गमाल अब्देल नासिर संस्थापक सदस्य थे। सोशल जस्टिस स्टैच्यू का निर्माण आंध्र प्रदेश में किया गया है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर इनमें में से कोई नहीं? सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न था, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर उड़ीसा? इसका सही जवाब है विकल्प डी यानी उड़ीसा। अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत सरकार ने 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। यह योजना न केवल गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के बिजली बिल को कम करने में मदद करेगी, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाएगी। ऐसा नहीं है कि सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने वाली यह देश की पहली योजना है। इसके पहले भी एक योजना बनाई गई थी। तो चलिए समझते हैं कि इससे पहले देश में सोलर एनर्जी से रिलेटेड कौन सी योजना थी। ऐसा क्या हुआ कि देश को एक नई सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक नई योजना की जरूरत आन पड़ी?
ये भी जानेंगे कि भारत की वर्तमान सौर क्षमता क्या है और देश के लिए सौर ऊर्जा क्यों महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भारत की वर्तमान सौर क्षमता क्या है। 2010 में भारत की सौर क्षमता 10 मेगावाट से भी कम थी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार दिसंबर 2023 तक भारत में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 73.31 गीगावाट तक पहुंच गई है। इस बीच दिसंबर 2023 तक रूफटॉप सोलर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 11.08 गीगावाट है। ध्यान रखिए कि कुल सौर क्षमता के मामले में राजस्थान 18.7 गीगावाट के साथ शीर्ष पर है। गुजरात 10.5 गीगावाट के साथ दूसरे स्थान पर है। लेकिन जब रूफटॉप सोलर ऊर्जा क्षमता की बात आती है तो गुजरात 2.8 गीगावाट के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद महाराष्ट्र 1.7 गीगावाट के साथ दूसरे नंबर पर है। गौरतलब है कि देश की मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 180 गीगावाट है, जिसमें सौर ऊर्जा की बड़ी हिस्सेदारी है। अब सवाल यह भी आता है कि भारत के लिए सौर ऊर्जा का विस्तार करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के नवीनतम विश्व ऊर्जा आउटलुक के अनुसार अगले 30 सालों में भारत में दुनिया में किसी भी देश या क्षेत्र की तुलना में सबसे बड़ी ऊर्जा मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। अब जब ऊर्जा की इतनी बड़ी मांग होगी तो जाहिर सी बात है कि ऊर्जा की सप्लाई भी होनी चाहिए। लेकिन ऊर्जा की सप्लाई एक विश्वसनीय स्रोत के साथ होनी चाहिए। देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सिर्फ कोयला संयंत्र पर निर्भर नहीं हो सकता। हालांकि भारत ने हाल के वर्षों में अपने कोयला उत्पादन को दोगुना कर दिया है, लेकिन भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पर पहुंचने का भी है। इसलिए सौर ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना जरूरी है। सवाल यह है कि इसके लिए सरकार ने क्या किया था। तो देखिए, 2014 में सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम का लक्ष्य 2022 तक 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट की संचाई स्थापित क्षमता हासिल करना था। हालांकि यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। इस कारण से सरकार ने लक्ष्य को हासिल करने की समय सीमा 2022 से बढ़ाकर 2026 कर दी है। इस प्रकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने का एक नया प्रयास माना जा रहा है। इस योजना में आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना शामिल होगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। घोषणा ये है कि केंद्र सरकार पूरी भारत म्यांमार बॉर्डर में बाड़ लगाएगी। भारत सरकार म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम यानी FMR समझौते पर पुनर्विचार कर रही है और भारत से म्यांमार आने जाने की आसान व्यवस्था को खत्म करने जा रही है। चलिए समझते हैं कि फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है, इसे क्यों अपनाया गया था और अब इसे किन कारणों से खत्म किया जा रहा है। देखिए, दोनों देशों के बीच 1643 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली सीमा है, यानी खुली सीमा है। ये मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। FMR समझौता या भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को 2018 में लागू किया गया था। नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि यह व्यवस्था दोनों देशों में आने जाने से संबंधित है। FMR दोनों देशों की आसान सहमति से बनाई गई व्यवस्था है। क्या होता है यह व्यवस्था में, इसके बारे में भी आइए नजर डालते हैं। इसके तहत दोनों तरफ सीमा पर रहने वाली जनजातियों को बिना वीजा के एक दूसरे देश के अंदर 16 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति मिलती है। इसे 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में लागू किया गया था। उस समय भारत और म्यांमार के बीच राजनयिक संबंध भी बढ़ रहे थे। लेकिन मन में सवाल ये आता है कि ये ऐसी व्यवस्था की जरूरत क्यों महसूस हुई थी। देखिए, भारत और म्यांमार के बीच बॉर्डर लाइन 1826 में अंग्रेजों द्वारा खींची गई थी, वो भी मनमाने तरीके से। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की राय भी नहीं ली गई थी। इस बॉर्डर ने एक ही जातीयता और संस्कृति के लोगों को उनकी सहमति के बिना दो देशों में बांट दिया था। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मणिपुर के मोरेह क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव हैं जहां के कुछ घर म्यांमार में भी आते हैं। नागालैंड के मोन जिले में बॉर्डर लाइन लोंगवा गांव के मुखिया के घर से होकर गुजरती है, जिससे उनका घर दो हिस्सों में बंट जाता है। ऐसी और भी बहुत सारी समस्याएं थीं। इस कारण भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था बनाई गई। हालांकि मकसद सिर्फ इतना ही नहीं था। लोगों के बीच संपर्क को आसान बनाने के अलावा FMR सीमा पर स्थानीय व्यापार को बढ़ावा भी देता है। इसके साथ ही व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा के लिए भी यह व्यवस्था काफ़ी फायदेमंद है।
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब व्यवस्था इतनी अच्छी है तो आखिर सरकार इसको खत्म क्यों कर रही है। दरअसल 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हुआ था। इसके बाद म्यांमार के सैन्य प्रशासन ने कुकी चिन लोगों के खिलाफ उत्पीड़न शुरू कर दिया। उत्पीड़न शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में म्यांमार के कुकी चिन आदिवासी भारत, विशेषकर मणिपुर और मिजोरम में आने लगे। मिजोरम में म्यांमार के कुन चिन लोगों के घनिष्ठ जातीय और सांस्कृतिक संबंध हैं। मिजोरम ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के विरोध के बावजूद 40,000 से अधिक शरणार्थियों के लिए शिविर भी बना दिए। देखिए, अवैध प्रवास के कारण चाहे जो हों, लेकिन राष्ट्र और राज्य के व्यापक हित और सुरक्षा के लिए अवैध प्रवास हमेशा खतरनाक होते हैं। कुकी चिन लोगों का अवैध प्रवास मणिपुर में चल रहे संघर्ष से भी संबंधित है। इसके साथ ही अवैध प्रवास से नारकोटिक सब्सटेंस की तस्करी और सीमा पार आतंकवाद का खतरा भी है। बताया जाता है कि यूनाइटेड नेशंस लिबरेशन फ्रंट यानी UNLF, पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ULFA जैसे कई विद्रोही समूहों ने भारतीय सीमा से सटे म्यांमार के क्षेत्रों में शिविर बनाए हैं। यहाँ से वह समूह अपनी गतिविधियों को ऑपरेट करते हैं। फंडिंग के लिए ड्रग्स और हथियारों की तस्करी जैसे काम भी करते हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में मणिपुर में नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत 500 मामले दर्ज किए गए और 625 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ ही हजारों करोड़ की ड्रग्स और मादक पदार्थों को नष्ट या जब्त किया जा चुका है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि FMR को बनाया गया था किसी और मकसद के लिए, लेकिन अब इस व्यवस्था का लगातार दुरुपयोग हो रहा है और इससे देश को खतरा हो सकता है। अधिकांश विशेषज्ञ बात से सहमत हैं कि FMR को बेहतर बनाए जाने की जरूरत है। स्थानीय आबादी के हितों को देखते हुए ना तो FMR को पूरी तरह हटाना और ना ही सीमा पर पूरी बाड़ लगाना ठीक हो सकता है। कमेंट करके बताइए भारत सरकार का यह फैसला आपको कैसा लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और राहुल गांधी को असम के बताद्रवा थान जाने से रोक दिया गया है। तो चलिए समझते हैं कि बताद्रवा थान क्या है। बताद्रवा थान या मठ असम के नगांव जिले में स्थित है। इसको बोरदोवा थान भी कहते हैं। यह जगह काफी इंपॉर्टेंट है। दरअसल यह असमिया वैष्णवों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह जगह वैष्णव सुधारक संत शंकर देव के जन्म स्थान पर स्थित है। असम में 15वीं शताब्दी के दौरान नव वैष्णव धर्म का अभ्यास और प्रचार करने के लिए शंकरदेव ने 1494 ईस्वी में बोरदोवा में पहली बार कीर्तन घर की स्थापना की और एक शरण हरि नाम धर्म का प्रचार किया। एक शरण हरि नाम धर्म ने गायन और कीर्तन के माध्यम से भगवान कृष्ण की भक्ति के रूप में पूजा पर ध्यान केंद्रित किया। यानी एक शरण हरि नाम धर्म में भगवान कृष्ण की भक्ति के रूप में पूजा की जाती है। कृष्ण के नाम और उनके कामों को गाकर सुनाकर उनकी पूजा की जाती है। शंकरदेव ने जाति भेद, रूढ़िवादी ब्राह्मण अनुष्ठानों और बलिदानों से मुक्त समानता और भाईचारे पर आधारित समाज का समर्थन किया था। उनकी शिक्षा मूर्ति पूजा के बजाय प्रार्थना और नाम जप पर केंद्रित थी। उनका धर्म देव, नाम, भक्त और गुरु के 4 घटकों पर आधारित था। नव वैष्णव सुधारवादी आंदोलन के कारण असम में थान या सत्रस नामक मठ बनाए गए। यानी श्रीमंत शंकरदेव ने असम में घूम घूमकर नव वैष्णव का प्रचार किया था। जिन जिन स्थानों पर वे गए थे 16वीं शताब्दी में उन्हें मठ बना दिया गया था। आज इन मठों को वहां थान या सत्र के नाम से जाना जाता है। ये मठ 16वीं शताब्दी में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों के केंद्र के रूप में स्थापित किए गए थे। शंकरदेव ने कला के माध्यम से भगवान की पूजा करने की अनूठी पद्धति की शुरुआत की थी, जिसे यहाँ अभी भी फॉलो किया जाता है। आज इन मठों में बोरगीत संगीत, क्षत्रिय नृत्य और भौना रंगमंच के साथ शंकरदेव के अद्वितीय दृष्टिकोण का प्रचार करते हैं। ये थान या मठ राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय पहचान हमेशा असम की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और थान या मठ असमिया पहचान का एक प्रमुख घटक है। पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम कब लॉन्च किया था? 2014, 2015, 2019 या फिर 2017? अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे विलिंगडन द्वीप से संबंधित गलत कथन को चुनिए। यह द्वीप केरल में अवस्थित वेम्बनाथ झील का ही एक हिस्सा है। यह एक प्राकृतिक द्वीप है। यह वेंडुथुरी ब्रिज द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है।
इसका नाम लॉर्ड विलिंगटन के नाम पर रखा गया है, जो भारत में ब्रिटिश वायसराय थे। प्रश्न पूछा गया था, इदाते आयोग का संबंध है मौलिक अधिकारों से, पूजा स्थल अधिनियम से, जनजातियों से, बैंकों के ट्विन बैलेंस शीट समस्या से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इदाते आयोग का संबंध जनजातियों से है। अगला प्रश्न था, ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच, एशियाई विकास बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी विश्व आर्थिक मंच। 11 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया था और एक अधिसूचना जारी की थी। तीनों राज्यों में से केवल एक राज्य ने इस पर आपत्ति जताई थी। यह राज्य कोई और नहीं बल्कि पंजाब था। पंजाब सरकार ने 1 साल बाद गृह मंत्रालय के इस कदम को चुनौती दी थी। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट पंजाब में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर विवाद पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। इस मामले में अंतिम सुनवाई अगले 4 सप्ताह में शुरू होगी। तो चलिए समझते हैं पूरी खबर को। सबसे पहले ये समझते हैं कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र क्यों बढ़ाया गया। देखिए, बीएसएफ का गठन 1968 में सीमा सुरक्षा बल अधिनियम के लागू होने के बाद किया गया था। बीएसएफ के मकसद की बात करें तो इसका मकसद पड़ोसी देशों के साथ लगी भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना है। इसके अलावा बीएसएफ के पास और भी काम हैं, जैसे इसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता, पासपोर्ट अधिनियम, पासपोर्ट, भारत में प्रवेश अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम जैसे कई कानूनों के तहत गिरफ्तार करने, तलाशी लेने, जब्ती करने का अधिकार इत्यादि है। बीएसएफ अधिनियम की धारा 139(1) भी जान लीजिए। यह धारा केंद्र सरकार को भारत की सीमाओं से सटे हुए एक ऐसे क्षेत्र को नामित करने की अनुमति देती है जहां बीएसएफ के सदस्य किसी भी अधिनियम के तहत अपराध को रोकने के लिए शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अक्टूबर 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना से पहले बीएसएफ पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में सीमा के अंदर 15 किलोमीटर तक अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। फिर बाद में केंद्र ने इसका विस्तार कर दिया था। अब बीएसएफ सीमा के 50 किलोमीटर के भीतर तक अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन इस बड़े क्षेत्राधिकार के भीतर बीएसएफ केवल आपराधिक प्रक्रिया संहिता, पासपोर्ट, भारत में प्रवेश अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। दूसरे अन्य केंद्रीय कानूनों के लिए अभी भी 15 किलोमीटर की सीमा बनी हुई है। 2021 में ही सरकार ने बताया था कि अब बीएसएफ की सीमा का यह विस्तार तस्करों के ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों के बढ़ते उपयोग के जवाब में किया गया था। ऐसे ड्रोन्स लंबी दूरी की क्षमता वाले होते हैं और इनका इस्तेमाल निगरानी, नकली मुद्रा और हथियारों की तस्करी में किया जाता है। सरकार ने यह भी बताया है कि तस्कर अक्सर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के बाहर शरण लेते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि पंजाब ही एक ऐसा राज्य नहीं है जहां बीएसएफ की सीमा का विस्तार किया गया है, क्योंकि राजस्थान में 50 किलोमीटर की सीमा पहले से ही लागू थी और गुजरात में अधिकतर क्षेत्र को 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया था। अब सवाल यह है कि पंजाब ने इसे चुनौती क्यों दी। पंजाब राज्य सरकार ने दिसंबर 2001 में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ मूल मुकदमा दायर किया था। अगर आप संविधान के अनुच्छेद 131 पर नजर डालेंगे तो आप इसके तहत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच हुए विवादों में सुप्रीम कोर्ट के पास मूल अधिकार क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि इस तरह से मामले किसी भी अन्य अदालत को छोड़कर सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ही दायर किए जा सकते हैं और इन पर सुनवाई की जा सकती है। अब यह भी समझिए कि पंजाब का क्या तर्क है। पंजाब सरकार ने दावा किया है कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कानून बनाने की राज्य की विशेष शक्तियों से समझौता करेगा। किन मामलों पर? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों पर। ये शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत राज्य की सूची की प्रविष्टि 1 और 2 में प्रदान की गई हैं। पंजाब ने यह भी दावा किया है कि अधिसूचना किसी भी संबंधित राज्य से परामर्श किए बिना जारी की गई थी। अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे संघवाद पर सीधा हमला भी कहा था। पंजाब राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि 50 किलोमीटर की सीमा विस्तार के चलते पंजाब में बड़ी संख्या में शहर और कस्बे बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आएंगे, जबकि गुजरात और राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहुत कम आबादी है, जिसमें मुख्य रूप से दलदली भूमि या रेगिस्तान है। इसलिए बीएसएफ में अधिकार क्षेत्र में अधिकांश जगह कम आबादी वाला ही है। आपको बता दें कि वर्तमान में पंजाब सरकार के अलावा किसी अन्य राज्य ने इसको चुनौती नहीं दी है। हालांकि अधिसूचना जारी होने पर पश्चिम बंगाल ने इसका विरोध किया था। अब चलिए जानते हैं कि वे कौन से मुद्दे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी।
अदालत यह तय करेगी कि क्या बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने वाली अधिसूचना मनमाने तरीके से दी गई थी या इसके पीछे कोई वैध कारण भी थे। इसके अलावा अदालत यह भी निर्धारित करेगी कि क्या यह अधिसूचना स्थानीय पुलिस की शक्तियों में हस्तक्षेप करती है और संविधान के तहत राज्य की शक्तियों का अतिक्रमण करती है। कमेंट करके इस मामले पर अपनी राय जरूर दीजिए। क्या आपने ज़ोंबी वायरस का नाम सुना है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने ये एक नया अध्ययन किया है जो कि ज़ोंबी वायरस से रिलेटेड है। दरअसल 2014 में साइबेरिया में वैज्ञानिकों ने परमाफ्रॉस्ट में अनुसंधान किए थे। आपको बता दें कि परमाफ्रॉस्ट एक ऐसी जमीन होती है जो हजारों सालों से बर्फ के नीचे जमी हुई है। जैसे अंटार्कटिका या आर्कटिक या ग्रीनलैंड जैसी जगहों पर परमानेंटली बर्फ पाई जाती है और इसके नीचे की जमीन बर्फ से आदिकाल से ढकी हुई है। यहाँ वैज्ञानिकों ने कई वायरस के नमूने इकट्ठे किए थे। वायरस के नमूने इकट्ठा करने गए वैज्ञानिक उस समय हैरान रह गए जब वैज्ञानिकों को एक 48,500 साल पुराना वायरस मिला। वैज्ञानिकों की टीम के अनुसार परमाफ्रॉस्ट में हजारों वर्षों से दबे रहने के बावजूद ये जीवित वायरस अभी भी एकल कोशिका वाले प्राणियों को संक्रमित कर सकते हैं। दरअसल पिछले साल साइबेरियाई परमाफ्रॉस्ट से प्राप्त किए गए कुछ नमूनों का उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा इन वायरसों से संबंधित जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने के लिए किया गया था। वैज्ञानिकों ने जिन वायरस को अलग किया था वे केवल अमीबा को संक्रमित करने में सक्षम थे और इनमें से मनुष्यों के लिए कोई खतरा नहीं था। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य वायरस जो वर्तमान में परमाफ्रॉस्ट में जमे हुए हैं मनुष्यों में बीमारियों को ट्रिगर करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर चेतावनी जारी की है कि आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट और अन्य स्थानों पर बर्फ की चादरों के नीचे दबे हुए वायरस बहुत खतरनाक हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से ज़ोंबी वायरस निकलने की संभावना है जो विनाशकारी वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति पैदा कर सकता है। ये वायरस कोरोना से बड़ी आपदा फैलाने में सक्षम है। इन वायरस के बारे में मनुष्यों के पास कोई जानकारी नहीं है और इन वायरस की एंटीबॉडी या वैक्सीन जैसी कोई भी चीज उपलब्ध नहीं है। ये ऐसे वायरस हैं जो मनुष्यों को संक्रमित करने और एक नई बीमारी का प्रकोप शुरू करने की क्षमता रखते हैं। ये वायरस हजारों सालों से जमीन में जमे हुए हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया का तापमान बढ़ रहा है जिससे जमी हुई बर्फ भी पिघल रही है। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण सदियों से सोए हुए ज़ोंबी वायरस फिर से जिंदा हो सकते हैं और दुनिया में तबाही ला सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल महामारी के खतरों का विश्लेषण उन बीमारियों पर केंद्रित है जो दक्षिण क्षेत्रों में उभर सकती हैं और फिर उत्तर में फैल सकती हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 में जोड़ा गया था। इसके बाद 14 व्यक्तियों का यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया है। कर्पूरी ठाकुर 15वें व्यक्ति बन गए हैं जिनको यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही यह एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। गौरतलब है कि पहला भारत रत्न 1954 में दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्राप्त करने वाले 49वें व्यक्ति बन गए हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की। आपको बता दें कि यह कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी वर्ष है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के रूप में भी जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए सम्मान, आत्मसम्मान और विकास को सुरक्षित रखने के संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में पितौंझिया गांव में हुआ था। इस गांव को अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और इसके लिए ये कई बार जेल भी गए थे। कर्पूरी ठाकुर 1988 में अपनी मृत्यु तक विधायक बने रहे।
हालांकि कर्पूरी ठाकुर 1977 में सांसद बने थे, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के लिए सहानुभूति लहर के बीच 1984 में चुनाव वे हार गए थे। ठाकुर 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री भी रहे थे। वो दिसंबर 1970 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार 6 महीने बाद गिर गई। यह जून 1977 में फिर से इस पद पर आए, लेकिन पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और लगभग 2 वर्षों में सत्ता खो दी। ऐसा माना जाता है कि उनके द्वारा लागू की गई आरक्षण नीति के कारण उन्होंने सत्ता खो दी थी। कर्पूरी ठाकुर के बारे में एक प्रचलित किस्सा यह भी है कि जब वे 1952 में पहली बार विधायक बने तो उन्हें ऑस्ट्रिया के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के लिए चुना गया था। उनके पास कोट नहीं था और उनके एक दोस्त से फटा हुआ कोट उधार लेना पड़ा था। जब यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो की नज़र फटे हुए कोट पर पड़ी तो उन्होंने ठाकुर को एक नया कोट उपहार में दिया था। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को उनके कई निर्णयों के लिए भी जाना जाता है, जैसे मैट्रिक परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप से हटाना, शराब पर प्रतिबंध लगाना, सरकारी अनुबंधों में बेरोजगार इंजीनियरों के लिए अधिमान्य व्यवहार करना और ऐतिहासिक आरक्षण प्रणाली पर निर्णय लेना। यह आखिरी निर्णय था जिसका बिहार के साथ साथ देश पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। दरअसल जून 1970 में बिहार सरकार ने मुंगेरी लाल आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग ने फरवरी 1976 की अपनी रिपोर्ट में 128 पिछड़े समुदायों का नाम दिया, जिसमें से 94 की पहचान सबसे पिछड़े के रूप में की गई थी। ठाकुर की जनता पार्टी सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू किया। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें से ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जातियों के गरीबों को 3% मिला था। आप सोचिए कि यह फैसला यह केंद्र सरकार द्वारा EWS कोटा लाने से काफी पहले लिया गया था। हालांकि कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला उन्हें महंगा पड़ा, उनकी सरकार गिर गई और उन्हें ऊंची जातियों का बड़ा विरोध देखने को मिला। राजनीतिक तौर पर भी आरक्षण नीति लाने के इनके फैसले को जल्दबाजी के तरीके पर देखा गया, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके कार्यकाल के दौरान इन पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार या अराजकता का कोई छोटा सा भी आरोप नहीं लगा है। कमेंट करके बताइए कि क्या आज भी कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा प्रासंगिक है। अगर आप जीव जंतुओं में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा या नोटिस किया होगा कि दुनिया भर में कुछ जानवरों का आकार बढ़ता गया है, जबकि कुछ जानवरों का आकार छोटा होता चला गया है। उदाहरण के लिए अलास्का के घोड़े, क्रिप्टोडिरन कछुए और आइलैंड की छिपकलियां समय के साथ छोटी होती गईं। ये एक रहस्य था, लेकिन इस रहस्य को वैज्ञानिकों ने एक नए अध्ययन के द्वारा सुलझा लिया है। कम्युनिकेशंस बायोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में जानवरों के विकास का सिमुलेशन करने वाले कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करते हुए इस बात की पहचान की गई है कि क्यों कुछ जातियां धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं। अध्ययन में कहा गया है कि समय के साथ जानवरों का आकार 2 प्रमुख पारिस्थितिक कारणों पर निर्भर करता है। पहला, प्रजातियों के बीच संसाधनों के लिए सीधी और तीखी प्रतिस्पर्धा, और दूसरा, पर्यावरण से विलुप्त होने का खतरा। शोध का नेतृत्व करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र वैज्ञानिक ने कहा है कि जिस तरह हम यहाँ रहते हैं उसके आधार पर हम गर्म या ठंडे मौसम के अनुकूल होने की कोशिश करते हैं। शोध से पता चलता है कि जानवरों का आकार बड़ा या छोटा हो सकता है और उसके पीछे आवास या पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं। अध्ययन में कहा गया है कि ऐसे स्थानों और समय में जहां भोजन और आश्रय के लिए विभिन्न प्रजातियों के बीच बहुत प्रतिस्पर्धा होती है, वहां जानवरों का आकार अक्सर छोटा हो जाता है, क्योंकि प्रजातियां फैलती हैं और संसाधनों और प्रतिस्पर्धियों के वितरण के अनुकूल होती हैं। उदाहरण के लिए अलास्का के प्लेस्टोसिन घोड़े, जिनका समय के साथ आकार छोटा होता गया, ये घोड़े बर्फीले अलास्का में रहते थे। जलवायु और वनस्पति में बदलाव के कारण इनका आकार तेजी से घटा है। इसके साथ ही वहां सीधी प्रतिस्पर्धा कम होती है, वहां आकार बड़े हो जाते हैं। भले ही बड़े और संख्या में कम होने के कारण जानवरों को मरने का खतरा अधिक हो सकता है, जैसे कि डायनासोर के साथ हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शोध दल ने कोप के नियम को चुनौती देकर अपना अध्ययन किया है। कोप का नियम कुछ पशु समूहों की हजारों और लाखों वर्षों में बड़े शरीर के आकार विकसित करने की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। इस नियम का नाम 19वीं सदी के जीवाश्म विज्ञानी एडवर्ड कोप के नाम पर रखा गया था, जिन्हें जीवाश्म रिकॉर्ड में इस पैटर्न को पहली बार देखने का श्रेय दिया गया था। उदाहरण के लिए शुरुआती घोड़ों के पूर्वज छोटे कुत्ते के आकार के जानवर थे, जो विकासवादी समय के साथ इनका आकार बढ़ता गया। अंततः आधुनिक घोड़े की उत्पत्ति हुई। पहला प्रश्न है,
एक्सरसाइज खंजर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में एक्सरसाइज खंजर के 11वें संस्करण की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के बकलोह से हुई है। यह भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, दोनों कथन सही हैं या दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, कोप का नियम किससे संबंधित है? कुछ पशु समूहों की हजारों और लाखों वर्षों में बड़े शरीर के आकार विकसित करने की प्रवृत्ति से, जलवायु परिवर्तन से होने वाली पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान से, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाए गए नियमों से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला प्रश्न पूछा था, भारत सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम कब लॉन्च किया था? 2014, 2015, 2019 या फिर 2017? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2014। अगला प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहे विलिंगडम द्वीप से संबंधित गलत कथन को चुनिए। यह द्वीप केरल में अवस्थित वेम्बनाड झील का ही एक हिस्सा है। यह एक प्राकृतिक द्वीप है। यह वेंडुरुथी ब्रिज द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। इसका नाम लॉर्ड विलिंगडन के नाम पर रखा गया, जो कि भारत में ब्रिटिश वायसराय थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपने कहावत सुनी है, भारतीय सेना को अगर छेड़ा तो भारतीय सेना छोड़ेगी नहीं। अभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि बजूका से दिया जाता है। देखिए, साल 2023 सेना के हिसाब से कुछ ठीक नहीं गया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2023 में सुरक्षा बलों पर 3 बड़े हमले हुए। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में आतंकवादियों ने गोरिल्ला वॉरफेयर स्टाइल में कई हमले भी किए। इन हमलों में 20 सैनिक मारे गए। माना जाता है कि यह कारस्तानी ज्यादातर विदेशी आतंकवादियों की है। अब जब सेना पर हमला हुआ है तो सेना भला चुप क्यों बैठे? सेना मुंह तोड़ नहीं बल्कि मुंह, कमर, हाथ, पैर यानी अष्ट अंग तोड़ जवाब देगी। खबर यह है कि हाल ही में सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ सेक्टर में ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। इस ऑपरेशन में आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए पीर पंजाल रेंज के दोनों किनारों पर सेना तैनात की गई है। इन आतंकवादियों ने इस क्षेत्र में सैनिकों पर कई हमलों को अंजाम दिया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति के एक हिस्से के रूप में अतिरिक्त सैनिकों की कम से कम 3 ब्रिगेड तैनात की जा रही हैं ताकि सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा सके। उम्मीद की जाएगी कि ऑपरेशन सर्वशक्ति सफल हो, लेकिन ऑपरेशन सर्वशक्ति लगभग 20 साल पहले हुए एक खास ऑपरेशन की याद भी दिलाता है। 2 दशक से भी पहले सेना द्वारा इन्हीं जंगलों में तब तक का सबसे बड़ा आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन चलाया गया था। क्या आप उस ऑपरेशन का नाम बता सकते हैं? स्क्रीन को पॉज करके ऑपरेशन का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको बता दें कि 2003 में भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सर्प विनाश शुरू किया था। इस ऑपरेशन का मकसद सीमा पार से घुसपैठ करने वाले ऐसे आतंकवादियों को बाहर खदेड़ना था जो पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में घने जंगलों, खासकर पुंछ के हिलकाका क्षेत्र में शिविर लगाते थे। अब चलिए समझते हैं कि ऑपरेशन सर्प विनाश की जरूरत आखिर क्यों पड़ी थी। उस समय 1999 में हुए कारगिल युद्ध की यादें ताज़ा थीं, भारत के दिमाग में भी और पाकिस्तान के ज़हन में भी। हार का बदला लेने के लिए लगातार प्रयास जारी थे। इसके बाद 13 दिसंबर 2001 को संसद पर नापाक आतंकवादी हमला भी हुआ था, जिसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन पराक्रम चलाया था। यह चूहे बिल्ली का खेल चल ही रहा था कि सेना को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि एलओसी के पार 300 से अधिक आतंकवादियों ने घुसपैठ कर दिया है और सुरनकोट और हिलकाका के इलाकों में कैंप भी लगा लिए हैं। ये आतंकवादी पाकिस्तान स्थित कई संगठनों से संबंधित थे और इन्होंने क्षेत्र में आतंक फैलाना शुरू कर दिया था। स्थानीय मासूम लोग और सेना इनके निशाने पर थे। इनकी आतंकी गतिविधियों के कारण ये क्षेत्र पर हावी हो रहे थे और दुर्गम भौगोलिक सिचुएशन इनको छुपने में मदद भी कर रही थी। इन आतंकवादियों ने बकरवाल समुदाय के ढोकों में अपना सेफ हाउस बनाया और यहीं से ये कम्युनिकेट और ऑपरेट करते थे। ढोका मतलब इंसान और जानवरों के आश्रय स्थल को ढोका कहते हैं। फिर क्या था? बिलों में छिपे सांपों को बाहर निकालने के लिए सेना ने ऑपरेशन सर्प विनाश शुरू कर दिया। यह ऑपरेशन 3 प्रमुख चोटियों से घिरे लगभग 150 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में ऊंचे जंगली पहाड़ों में हुआ। इस ऑपरेशन में लगभग 10,000 सैनिक शामिल थे। ऑपरेशन में करीब 100 आतंकी मारे गए। इसके साथ ही बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के हथियार, विस्फोटकों के जखीरे और लगभग 7,000 केजी राशन, दवाएं और संचार उपकरण बरामद किए गए। देखिए, ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र नियंत्रण रेखा के पार से कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने के लिए सबसे छोटे रास्तों में से एक है। दूसरा, यहाँ घने जंगल और खड़ी पहाड़ी ढलानें हैं जो इस क्षेत्र को पर्याप्त कवर प्रदान करती है। मतलब यहाँ आतंकवादी आसानी से छिप जाते थे।
ऑपरेशन सर्प विनाश ने आतंकवादियों को खदेड़ दिया और क्षेत्र में शांति ला दी। यह शांति की स्थिति 2017-18 तक चली, लेकिन 2021 के बाद से इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों पर कई उच्च तीव्रता वाले हमले देखे गए हैं। इमेजिन कीजिए कि आप हजारों का खर्च करके 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर की ठंड से बचने वाले महंगे कपड़े खरीद के बर्फ के गोले बनाकर खेलना, गुलमर्ग और पहलगांव जैसी जगह पर स्कीइंग करना और तरह तरह की हजारों ख्वाहिशें लिए हिमाचल या कश्मीर के पहाड़ों में जाते हैं और आप वहां देखते हैं कि जनवरी के महीने में भी बर्फ का एक कतरा भी नहीं है। बर्फ वैसे ही गायब है जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाती है। आपका दिल वैसे ही टूटेगा जैसे आजकल शेयर मार्केट टूट रहा है। देखिए, जनवरी आमतौर पर वो महीना है जब कश्मीर और हिमाचल प्रदेश बर्फ से ढके होते हैं, लेकिन इस बार सर्दी में इन क्षेत्रों में अत्यधिक शुष्कता देखी गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के रिकॉर्ड से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में 1901 के बाद से 2024 की जनवरी सबसे सूखा महीना दर्ज किया गया। यहां जनवरी में सामान्य बारिश की तुलना में 99.7% की कमी दर्ज हुई है। इस साल के पहले तक सबसे सूखी जनवरी का रिकॉर्ड 1996 में बना था, जिसमें 99.6% की कमी दर्ज की गई थी। आइए अब समझते हैं कि बर्फबारी न होने के पीछे क्या कारण है। बर्फबारी की कमी और इसके कारण उत्तर भारत में तीव्र शीतलहर के पीछे 3 प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। ये कारण है, पहला, उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संख्या में गिरावट, प्रचलित अल नीनो स्थितियां और एक मजबूत जेट स्ट्रीम की अनुपस्थिति। आइए समझते हैं कि ये 3 कारक बर्फबारी को कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए, बर्फबारी के लिए पर्याप्त नमी के साथ साथ वायुमंडलीय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना जरूरी है। ध्यान रखिए, नमी होना तो बहुत जरूरी है। तो इस मौसम में नमी लाता कौन है? जवाब है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ या WD यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वे तूफान हैं जो मध्य अक्षांश क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं और पूरे उत्तर भारत में बारिश लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब तापमान कम होता है तो इससे बर्फबारी होती है। दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है, जो गेहूं की खड़ी फसल के लिए विनाशकारी होता है। एक बात और, इस बार आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में जमकर कोहरा पड़ा था और विजिबिलिटी 0 हो गई थी। लेकिन क्या आपको पता है, कोहरे और पश्चिमी विक्षोभ में भी एक संबंध है। सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ कोहरे को खत्म कर देते हैं, जिससे जमीन पर धूप ज्यादा मिलती है। इससे क्या होता है? इससे वहां का तापमान बढ़ जाता है और बर्फ पिघलने के कारण पानी उपलब्ध होता है। ग्लेशियरों के पिघलने से गंगा, सिंधु और यमुना नदियों को पानी उपलब्ध होता है। आमतौर पर दिसंबर से जनवरी की अवधि में 5 से 7 WD यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करते हैं, लेकिन इस बार असामान्य घटना हुई है। इस बार सर्दियों में इस क्षेत्र में कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उपस्थित नहीं था। हालांकि इस अवधि में भारत में 2 पश्चिमी विक्षोभ उपस्थित थे, लेकिन उनका प्रभाव मुख्य रूप से गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश तक ही सीमित था। कुल मिलाकर उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के न होने से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सामान्य से 80% कम बारिश हुई। अब समझते हैं कि अल नीनो का बर्फबारी पर कैसा प्रभाव देखने को मिला। भारत के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के न होने के मामले में भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर की अल नीनो की भूमिका हो सकती है। अल नीनो के कारण दिसंबर और जनवरी में पश्चिमी विक्षोभ की संख्या कम रही है। इस कारण से भारत ने अब तक का सबसे गर्म दिसंबर दर्ज किया। देश के उत्तर पश्चिमी इलाके ने इस बार इस अवधि में 83% वर्षा की कमी दर्ज की है। ये इलाका आमतौर पर इस मौसम में कुल बारिश का लगभग 1/3 भाग दर्ज करता है। एक बात यह भी है कि पश्चिमी विक्षोभ को जिस समय आना चाहिए ये उस समय नहीं आ पा रहा है। अब फरवरी और मार्च में पश्चिमी विक्षोभ की संख्या बढ़ रही है, जिससे विशेष रूप से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अचानक बाढ़ आ रही है। उदाहरण के लिए पिछले साल फरवरी में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। वास्तविकता यह है कि पश्चिमी विक्षोभ का पारंपरिक पैटर्न 2019 से बाधित हो गया है। अब ये समझते हैं कि जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम क्या भूमिका निभाती हैं। जेट स्ट्रीम शक्तिशाली हवाएं होती हैं जिनकी गति 250 से 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, जो समुद्र तल से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर चलती हैं। वे पश्चिमी विक्षोभ की वाहक होती हैं। इन पर ही सवार होकर पश्चिमी विक्षोभ भारत आते हैं। मॉनसून की वापसी के बाद जेट स्ट्रीम शुरू होती हैं और अरब सागर से नमी खींचने का काम करती हैं। हाल के वर्षों में जेट धाराएं हिमालय के उत्तर की ओर स्थानांतरित हो रही हैं, जिससे भारत के उत्तरी पर्वतीय इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ अपना असर नहीं दिखा पा रहा।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस नई दिल्ली आए थे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में सुधार बहुत जरूरी है। सुधार इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मौजूदा भू राजनीतिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करता। फ्रांसिस ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र भू राजनीतिक अस्थिरताओं का मुकाबला करने में UNSC के प्रदर्शन से प्रभावित नहीं है और अब तक शांति और सुरक्षा के लिए निर्णय लेने में असमर्थ रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, खासकर सुरक्षा परिषद में सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर फ्रांसिस के स्टैंड की सराहना की। तो चलिए समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है, इसमें क्या समस्याएं हैं। देखिए, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में हुआ था। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। ये 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिसे साल 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया। ध्यान दीजिए कि इन 5 स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 साल की अवधि के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। खास बात यह है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है, वीटो शक्ति। वीटो पावर का मतलब है निषेधाधिकार। सुरक्षा परिषद का सबसे मेन काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना। इसके लिए यह दुनिया भर में शांति अभियानों को चलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करता है और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई भी करता है। सबसे खास बात यह है कि यह संयुक्त राष्ट्र की इकलौती संस्था है जो सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार रखती है। अब ये समझते हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत क्यों है। देखिए, सुरक्षा परिषद का गठन 1945 की भू राजनीति के हिसाब से किया गया था। तब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध का दंश झेल रही थी। आज की मौजूदा भू राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध के समय से बहुत अलग हो चुकी है। शीत युद्ध के खत्म होने के बाद से ही इसमें सुधार की जरूरत महसूस की जा रही थी। यूं तो कई सुधारों की जरूरत है, लेकिन सबसे खास सुधार होने चाहिए वो है संगठनात्मक बनावट और प्रक्रिया में बदलाव। इसको ऐसे समझिए, मौजूदा वक्त में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों में यूरोप का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है, जबकि यहां विश्व की कुल आबादी का मात्र 5% ही रहती है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का 50% से अधिक कार्य अकेले अफ्रीकी देशों से संबंधित है। भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था को भी मौजूदा सदस्यों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इसमें फिलहाल अमेरिका की तूती बोलती है। हाल ही में खबर आई है कि यूरोपीय संघ थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर दूसरे दौर की बातचीत शुरू करने वाला है। आपको बता दें कि पहले दौर की वार्ता पिछले सितंबर में ब्रुसेल्स में आयोजित हुई थी। आप ये भी जानिए कि चीन, अमेरिका और जापान के बाद यूरोपीय संघ थाईलैंड का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। कितना बड़ा व्यापारिक भागीदार है, इसको आप इस डेटा से समझिए। 2023 के पहले 10 महीनों में यूरोपीय संघ और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $34.8 बिलियन का था। आपको बता दें कि थाईलैंड की अर्थव्यवस्था कई सालों से सुस्त पड़ी है। 2014 में थाईलैंड में सैन्य तख्तापलट हुआ था। इस तख्तापलट का यूरोपीय संघ ने विरोध किया था। विरोध के कारण मुक्त व्यापार समझौते की कोई भी वार्ता नहीं हो पा रही थी। अब लगभग 1 दशक बाद यूरोपीय संघ और थाईलैंड पिछले मार्च में वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। अभी थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं श्रेथा थाविसिन। ये यहाँ के वित्त मंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री ने व्यापार सौदों को अपनी आर्थिक नीति के केंद्र में रखा है। श्रेथा थाविसिन ने इस महीने की शुरुआत में दावोस में विश्व आर्थिक मंच के मौके पर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ बातचीत की थी। इसके साथ ही थाईलैंड इस साल श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, आइसलैंड, लिंक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के व्यापार ब्लॉक के साथ मुक्त व्यापार वार्ता करने का इरादा रखता है। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण थाईलैंड की अर्थव्यवस्था कई वर्षों से मंदी में है। 2023 में इसमें केवल 2.5% की वृद्धि हुई। यूरोपीय संघ के साथ यह मुक्त व्यापार समझौता थाईलैंड के लिए ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थाईलैंड वर्तमान में यूरोपीय संघ से सबसे अधिक आयात शुल्क दरों का सामना कर रहा है, लगभग 11.5% के आसपास। वहीं मलेशिया के लिए यह दर 5.6% है और इंडोनेशिया के लिए 8.1%। अगर
यूरोपीय संघ के साथ यह मुक्त व्यापार समझौता फाइनल हो जाता है तो थाईलैंड की अर्थव्यवस्था को एक अच्छा खासा बढ़ावा मिल सकता है। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते से थाईलैंड की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर लगभग 1.2% तक बढ़ जाएगी और वार्षिक निर्यात और आयात लगभग 2.8% बढ़ जाएगा। यह भी समझने वाली बात है कि यह समझौता दक्षिण पूर्व एशिया में यूरोपीय संघ की रणनीतिक और आर्थिक उपस्थिति को और भी मजबूत करेगा। यूरोपीय संघ ने पहले से ही वियतनाम और सिंगापुर के साथ व्यापार सौदे पर बातचीत कर ली है। इसके साथ ही इंडोनेशिया और फिलीपींस के साथ अन्य समझौतों पर फिलहाल बातचीत चल रही है। ये भी समझते हैं कि यूरोपीय संघ और थाईलैंड के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते में क्या प्रमुख मुद्दे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा गर्म है कि यूरोपीय संघ और थाईलैंड के बीच दूसरे दौर की बातचीत तनावपूर्ण हो सकती है। तनावपूर्ण क्यों? तनावपूर्ण इसलिए क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने मत्स्य उद्योगों की रक्षा करना चाहते हैं। थाई वार्ताकार चाहते हैं कि यूरोपीय संघ कृषि और मत्स्य आयात पर प्रतिबंधों में ढील दे। इस समझौते में यही सेक्टर एक बड़ी बाधा साबित हो रहा है। इसके साथ ही थाईलैंड का कहना है कि यूरोपीय संघ थाईलैंड के किसी भी मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते के मुकाबले अधिक व्यापक और उच्च क्षमता वाले समझौते की मांग कर रहा है। कौन सा राज्य विश्व में अपनी तरह के पहले मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी को स्थापित करने जा रहा है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर राजस्थान? अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील किस देश के साथ सीमाएं साझा नहीं करती? तंजानिया, युगांडा, केन्या या फिर नाइजीरिया? एक्सरसाइज खंजर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में एक्सरसाइज खंजर के 11वें संस्करण की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के बकलोह से हुई। यह भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। सही विकल्प का चयन करना था। केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न था, कोप का नियम किससे संबंधित है? कुछ पशु समूहों की हजारों और लाखों वर्षों में बड़े शरीर के आकार विकसित करने की प्रवृत्ति से, जलवायु परिवर्तन से होने वाले पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान से, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाए गए नियमों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।